अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। और एज यूजुअल हमारे एचआर गुरु मौजूद है सर गुलाम हुसैन, और साथ ही उमर दुआबिया मौजूद हैं, हमारे उर्दू के बेहतरीन इंस्ट्रक्टर। आपको पता चल गया होगा जब हम एचआर गुरु को भी और उर्दू के इंस्ट्रक्टर को साथ लेके बैठे हैं तो हम बात करने जा रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉपरेटर्स। तो सबसे पहले तो एचआर गुरु से हम पूछते हैं कि इस सीट में क्या कुछ मिलता है, घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, कितना कट्टा का शक्का होता है। सर पहले ये तो बताएं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि रियल एस्टेट का जो बिजनेस है ना आजकल बहुत बड़ा महंगा बिजनेस है। ठीक है। तो क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी सारी जितनी भी बनती हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ही उसमें बनती है। इनका सर अपना बैंक होता है, कोऑपरेटिव बैंक। ठीक हो गया। साथ में इनकी कोऑपरेटिव कॉलोनीज होती हैं जिनमें इनके रेजिडेंसेस होती हैं, बाकायदा तौर पर इनको प्लॉट अलाट होते हैं। और मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ में मैंने सर किया है अकाउंट्स ऑफिस में, तो वहाँ पे हमारा इनसे मुलाकात वगैरह होती थी। तो वहाँ पे तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार को गाड़ी मिली हुई थी, कोठोहार थी। ठीक है। अच्छी हालत में थी। सही है। और उसकी अपनी एक अदालत थी। सही है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की अपनी बाकायदा तौर पर एक अदालत होती है। ठीक हो गया। और मजे की बात है कि इसके नीचे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, और इनके पास काफ़ी अथॉरिटी होती है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो बायलॉज होते हैं ना ये बनाते हैं और ये अप्रूव करते हैं, सैंक्शनिंग अथॉरिटी इनके पास होती है। मतलब अच्छी गेम, अच्छी जबरदस्त। सही हो गया। अच्छा, इसके साथ ही सवाल है गेम से आप क्या बता रहे हैं? मतलब मैं आप समझदार, जो समझने वाले को भी समझ जाएंगे। अगला सवाल है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस तहसीलदार। आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो क्या करें? असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब उससे भी बेहतर सीट है जी, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, इवन आप तहसील में भी जाए तो आप तहसील के हेड होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। अच्छा, अब इसमें ना दोनों जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनसे अगला क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़े से जनरल इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं मैं आपको। 17 सीटें हैं, एक सीट माइनॉरिटी की है। ऑब्वियसली ये पंजाब गवर्नमेंट की हैं सारी की सारी सीटें, और आपकी पंजाब में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में इनकी सीटें होती हैं। पहली बात, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए या एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी आपने एडीपी भी किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, बीएसआईटी, कुछ भी बीएससी ग्रेजुएशन आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। कट ऑफ डेट 2021 की 1 जनवरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मेल हैं तो आपकी डेट ऑफ पैदाइश जो है वो 1 जनवरी 1988 के बाद होनी चाहिए। 1 जनवरी 1988 या उसके बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं, अगर आप मेल हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो 1 जनवरी 1985 या उसके बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिंपल, आपको कैलकुलेशन की जांच के लिए हमने छुड़वा दिया, आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद जनाब इसके पेपर के मतलब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मौजूद मेहमानों से हमने आज डिफरेंट किस्म के सवाल पूछने हैं। 4 इसके पेपर हैं। पहला पेपर है इंग्लिश एसएन कंपोजिशन का, दूसरा उर्दू एसएन कंपोजिशन का है, तीसरा जो है वो जनरल नॉलेज का, जो आम 1 पेपर जनरल नॉलेज होता है, चौथा पेपर हिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड कोऑपरेटिव्स है। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। हम कोऑपरेटिव्स का एक जो प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर है उसको हम उस पर लाइव लेंगे। साथ ही यहाँ पे बता दें हम इसका बैच भी इंशाल्लाह स्टार्ट करने चाह रहे हैं। जो लोग हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो गिवन लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर रब्ता कर सकते हैं, या 0315777680 पे रब्ता कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, इसलिए बड़ा एहतियात से रहना है। सारा पेपर एमसीक्यूज बेस्ड होंगे। कम से कम आपको किसी भी पेपर में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, और एग्रीगेट क्योंकि ये 400 नंबर का है तो आपको 200 नंबर एग्रीगेट में चाहिए। ये तो जनरल एक की सिंपल सी इसकी बात हो गई। अब क्योंकि पहला सवाल हमने सर गुलाम हुसैन से लिया था, दूसरा सवाल इधर से लेंगे सर उमर से। उर्दू का सर इन्होंने लिखा है उर्दू ऐसे कंपोजिशन, क्या मुराद है इसमें, क्या पूछेंगे? एमसीक्यू पेपर है, ठीक है, या इसमें क्या मतलब इसमें चेक करेंगे उर्दू एसएन कंपोजिशन, ठीक है। ये तो फिर सब्जेक्टिव पेपर होगा ना, ये तो सब्जेक्टिव है पहले पेपर जो। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेरे साहब, और मेरी आज आपके साथ पहली नशिस्त है। बिल्कुल ठीक है। और गुरु उर्फ आम के अंदर जैसे आप कहते हैं कि डेब्यू हो रहा है, डेब्यू तो बहुत कर चुके हैं पहले, ठीक है। लेकिन चूँकि चैनल के ऊपर मेरा आपके साथ आज पहली नशिस्त है तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी भी आपने बात की इसके सिलेबस के अतबार से, इसके अंदर वही डिस्क्रिप्शन है सिलेबस में जो कि हमें पीएमएस के 100 नंबर के
पर्चे के हवाले से मिलती है, वहाँ पर भी हमें उर्दू ऐसे और कॉम्पोजिशन मिलता है। अगर हम उसी चीज़ के ऊपर इसकी बुनियाद रखते हैं और उसी चीज़ को बुनियाद मानते हुए तस्लीम करते हुए इस पेपर को हम देखते हैं तो वही 30 to 40 मार्क्स का 30 से 40 नंबरों की आपकी मजमून नवीसी होगी। एक हालात हाजरा के ऊपर या अदबी नौयत का कोई भी एक आपको मजमून लिखना पड़ेगा, और बिला शक व शुबा जब हम उसे पढ़ते हैं तो फिर उसका एक मजमून के बुनियादी लवाजमात क्या होती हैं, अगर तालिब इल्म उससे सही मानों में वाकिफ़ है तो वो एक अच्छा और स्कोरिंग ऐसे मजमून लिख सकता है। गुड हो गया। जब आते हैं इसकी कॉम्पोजिशन की तरफ तो इसमें आपकी ग्रामर बुनियादी तौर पर आती है, जिसमें अगर हम पीएमएस को ही कियास और बुनियाद बनाकर उसके ऊपर बात करें तो उसमें हमारे पास तकरीबन 10 नंबर की फिक्रात की दुरुस्ती आती है, और उसके अंदर आपकी इमला की गलती जो एक कैंडिडेट जो है जो यहाँ पे आ रहा है वो उसमें फिक्रात की दुरुस्ती के अंदर वो सही मानों में इमला की उसकी गलती भी आइडेंटिफाई हो जाएगी, चेक हो जाएगी, ज़रबुल मिस्ल, उसके बाद जुमले की बुनत जिसे आप स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कहते हैं वो भी उसका चेक हो जाएगा। फिर मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल आया कि उसे उर्दू जबान के साथ कितनी ज्यादा उसकी हमांगी मौजूद है। ये तकरीबन 15 नंबर का सवाल होता है तलखीस निगार, जो कि उर्दू में कदरे आसान, अंग्रेजी में तलबा इससे डरते हैं। ठीक है, और वो जो फियर है वो आप बेहतर जानते हैं सीएसएस के हवाले से। फिर आ जाती है हमारे पास 15 नंबर की अशार की तशरीह, ठीक है, और इसमें भी कोई 5 अशार दिए गए होते हैं जिनमें से आपने 4 करने होते हैं, और फिर इसी तरह उर्दू से अंग्रेजी ट्रांसलेशन आपकी कोई 15 नंबर की मौजूद होती है, और यूं इस हवाले से तकरीबन कोई 100 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। और इसमें ये ज़रूर हो सकता है कि 8-10 नंबर ऐसे के ऊपर नीचे हो सकते हैं पीएमएस के हवाले से। बकिया सिलेबस इसका हम कह सकते हैं कि अगर मनोमान उसी तरह नहीं तो कम से कम उससे मिलता जुलता लाज़मी होगा। जनरल कंपोजिशन जो है, जनरल स्ट्रक्चर जो है कुछ इसी तरह का है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, अभी अगर हम आ जाते हैं इंग्लिश कंपोजिशन, इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन 100 मार्क्स का है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पेपर का 100 नंबर? क्योंकि ये सब्जेक्टिव है, एक तो आपको बता दूं उर्दू का और इंग्लिश का दोनों पेपर जो है वो सब्जेक्टिव पेपर होंगे, तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी? 50 नंबर कैसे होगा? लाजमी है 20-30 का भी हो सकता है सर। 50 नंबर का। अच्छा, पास्ट पेपर्स को जो हम देखें ना, ठीक है, क्योंकि आज साल भी एग्जाम आ रहे हैं, तो जो रिसेंट पास्ट पेपर्स थे उसमें जो कंपोजिशन है वो इस तरह की है। ठीक है, 50 नंबर का ऐसे है, ठीक है, और उसमें 5 टॉपिक होते हैं। मैं टॉपिक लास्ट एक पेपर था उसमें मैं टॉपिक का भी बता देता हूँ कि उसमें जो है ज़्यादातर उन्होंने जैसे क्लाइमेट चेंज है, करंट हमारे इश्यूज हैं, जैसे आजकल कोविड है, कोविड पे आ सकता है, पेंडेमिक है, या जो हमारी ऑनलाइन एजुकेशन है इस पे मसला है। उसके बाद सर 15 नंबर के उन्होंने इडियम्स दिए, ठीक है, और 20 नंबर का एक पैराग्राफ दिया, और 15 नंबर का ट्रांसलेशन दिया। ठीक हो गया, मतलब उसका। लेकिन आप हम जब तैयारी करवाएंगे तो उसमें बच्चों को हम सेफ साइड पर रखने के लिए जो उसमें हम ये करेंगे कि हम एक तो पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, और साथ में शॉर्ट ऐसे राइटिंग। ठीक हो गया। हमारा एक पहले भी एक बैच कामयाब बैच चल चुका है शॉर्ट ऐसे का, तो शॉर्ट ऐसे प्लस पैराग्राफ राइटिंग। उसी पैराग्राफ राइटिंग में फिर हम उनको सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कंडीशनल सेंटेंसेस, और जो हमारी बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है वो हम बच्चों को उससे अवेयर कर देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस तो ज़ाहिर है जिस तरह हम 3-4 हमारे उसके लेक्चर होते हैं कंसेप्टिव, उसके बाद 3-4 प्रैक्टिसेस राइटिंग प्रैक्टिस होती है, उसके बाद फिर टेस्ट होते हैं। और इसी पैटर्न पे मैं जो आपको पता है जब भी मैं सेशन अनाउंस करता हूँ तो उसमें उसी पेपर पैटर्न पे फिर हम 2 मॉक भी लेते हैं। गुड हो गया, शाबाश। अच्छा जी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक वंडरफुल और बड़ा एक्सपीरियंस हमारी टीम है माशाल्लाह से। जो हमारा पहला एक एक्सपीरियंस रहा है तहसीलदार के ऊपर, हमने कोई मोर देन 300 स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ा चुके हैं, जिसके अंदर आपको पता है उसका भी इसी तरह से बड़ा एलाबोरेट किस्म का कोर्स था। अच्छा, इसका जो तीसरा पेपर है वो तो है जनरल नॉलेज का, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर लिटरेसी, ये MCQ बेस्ड जो हमारे पास तनवीर रांझा साहब हमारे बेहतरीन गुरु हैं वो पढ़ाते हैं। अच्छा, आप हमारे टीचर्स के पढ़ाने के जो स्किल्स हैं उसके मुताबिक उमर साहब के जो लेक्चर्स हैं उमर दुआबिया के, वो हमारे चैनल पे जब आप जनरल उर्दू लिखेंगे ना या PMS उर्दू लिखेंगे तो वहाँ पे आपको इनके लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का ये पढ़ाते हैं। सर के बेशुमार लेक्चर और सर की वीडियोज़ भी वहाँ पे अवेलेबल है, इसी तरह तनवीर रांझा साहब के बेशुमार लेक्चर और बेशुमार वीडियोज़ वहाँ पे मौजूद हैं।
कोऑपरेटिव जो हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव है, मूवमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, ठीक है, और कोऑपरेटिव लॉज के रिलेटेड एक इंस्ट्रक्टर, स्पेशल इंस्ट्रक्टर जो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, हम उसको इंशाल्लाह इंगेज कर रहे हैं। तो आप लोग के कोई कमेंट्स क्वेश्चंस हैं तो उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर उसके थ्रू आप हम उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। अच्छा सर, कोई चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहें जो आपके ख्याल में कि मैंने मिस कर दिया? सर मजे की बात है, BS17 की ये जॉब है जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे है, और इस तरह का स्ट्रक्चर है कि इसमें हर मीडियोकर एवरेज बंदा भी इसमें कम्पीट कर सकता है। बिल्कुल, मतलब इसमें ये है कि जो बंदा जीके में माहिर होगा उसको उर्दू नहीं आती होगी वो भी रह जाएगा। तो इसमें जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग जो CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल उनके लिए बड़ी और मजे की बात है सर, ये परमानेंट जॉब है, रेगुलर जॉब है, रेगुलर जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और इसका करियर पाथ है। आगे आप डिप्टी रजिस्ट्रार बनते हैं, रजिस्ट्रार बनते हैं, फिर उसके बाद आप DG तक जाते हैं। अगर आप मतलब ग्रेड 20 की सीढ़ी इसके अंदर है जी, ऑब्वियसली एक अलग सा डिपार्टमेंट है और उसका अंदर पूरा उसका कैरियर प्रमोशन है। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी। जी उमर साहब, कोई आप चीज़ इसमें ऐड करना चाहें? बस सर यही चीज़ें हैं। बाकी जो उर्दू के हवाले से मैं अक्सर व बेशतर कहता रहता हूँ, बल्कि अब तो मुझे ये कहना चाहिए कि गुज़श्ता 5-6 PMS के बैचेस को पढ़ाने के बाद अपने तजर्बे की बुनियाद पर मैं ये कहता हूँ कि हमारी उर्दू से जो दूरी है ना, वो बहैसियत मजमूई हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमारे तो सदर की उर्दू से बहुत दूरी है। बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया। आप हमारे भी गलतियाँ निकालते रहते हैं। ठीक है, अच्छा। तो ज़बान है सर, और फिर कौमी ज़बान है, सरकारी ज़बान का दर्जा हम इसे दे नहीं सके, तो चलें अपने टाइम हर जगह पर ये कोशिश करनी चाहिए कि उर्दू ज़बान जहाँ पर भी बोलें, जहाँ पर भी पढ़ें, बस इस बात का ख्याल रहे कि बहैसियत पाकिस्तानी आपको उस पर शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। और मैं साथ साथ ये भी कहता हूँ कि अंग्रेजी भी पढ़ें। अंग्रेजी चलें, अभी आपसे जनाब कोई अच्छा सा उर्दू का कोई एक दो शेर सुना दें, इस पे हम एंड करेंगे। जी बिल्कुल, मुझे ज़ाती तौर पर मनीष शुक्ला का उर्दू के हवाले से ही वो शेर पसंद भी है, मैं अक्सर बेशतर सुनाता भी रहता हूँ कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। चलें जी, वंडरफुल। कोशिश तो हम भी करते हैं उर्दू बोलने की, लेकिन की करिए, सामने पंजाबी से बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो हमारी मदर टंग पंजाबी और हमें उस पर भी फ़ख्र है। चलें जी, जीने वास्ते रहो, खुश रहो, ठीक है, अल्लाह आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।